बिल्कुल, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। ड्रग्स मुक्त असम की दिशा में बड़ा कदम, ये सीएम की तरफ से कहा गया। एसटीएफ कछार पुलिस का सिलचर में बड़ा अभियान, उनकी तरफ से पोस्ट में ये जानकारी दी गई कि 21 किलोग्राम हेरोइन इस दौरान जब्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। अब उस तस्कर से पूछताछ होगी। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी शेयर की है। तस्वीर ये शेयर की है, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि शेयर की गई है। 21 किलोग्राम हेरोइन भी इस दौरान जब्त हुआ है। जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उससे भी अब पूछताछ की जाएगी। तस्कर है जिसे गिरफ्तार किया गया है और इससे अब पूछताछ होगी। हो सकता है पूछताछ में किसी बड़े राज का खुलासा हो, कोई बड़ा रैकेट हो सकता है चलाया जा रहा है, उनके पीछे हो सकता है कई बड़े लोगों के तार जुड़े हों। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस पोस्ट में हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि 210 करोड़ रुपए की ड्रग्स को बरामद किया गया है। असम की सबसे बड़ी ये यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई रही है ड्रग्स बरामद करने में। आगे लिखा है, इन अ बिग स्टेप टूवर्ड्स ड्रग फ्री असम 21 kg ऑफ हेरोइन हैज बीन सीज्ड इन सिलचर, यानी कि सिलचर में जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया एसटीएफ असम के द्वारा और कोचर पुलिस के द्वारा। इस जॉइंट ऑपरेशन में 210 करोड़ रुपए की 21 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिस बीच एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच पड़ताल जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आगे हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा है कि वेल डन असम पुलिस। तो असम पुलिस की सराहना करते हुए यहां पर बड़ी ड्रग्स बरामद की गई है, बड़ी खेप बरामद की गई। 210 करोड़ रुपए कुल मिलाकर इसकी कीमत बताई जा रही है, 21 किलो हेरोइन। बढ़ते खबरों में आगे अब बात आपके फेवरेट सेगमेंट की, यानी कि अखबारों में क्या खबर है उसकी बात कर लेते हैं। 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और देहरादून में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होते हुए नजर आए, तो सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद नजर आए। तो देखिए, लगातार तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो कई राज्यों के दौरे पर हैं और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बैठकों का दौर भी जारी है और बैठक के जरिए रणनीति बनाई जा रही है। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इस दौरान बैठक में शामिल होते हुए नजर आए। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि पिथौरागढ़ में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। बोले, पीएम नरेंद्र मोदी की ने राजनीति में परिभाषा बदल डाली है, अब कोई जातिवाद और तुष्टीकरण करके जीत नहीं सकता। और इस बीच पिथौरागढ़ के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने बड़ा दावा किया, क्योंकि जेपी नड्डा उत्तराखंड में मौजूद है। पिथौरागढ़ में वो संबोधित करते हुए नजर आए। 5 लोकसभा सीटें जीतने का आश्वासन यहां पर देते हुए नजर आए। पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहे और जेपी नड्डा आज भी, क्योंकि उत्तराखंड में मौजूद है, उनके द्वारा आज भी रोड शो किया जाना है। ऋषिकेश में वो जाएंगे। इस बीच कल उनके द्वारा तमाम बातें जाएंगे और वहां पर सभा को संबोधित भी करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल साधु संत समाज से उनकी मुलाकात होने वाली है। आज वहां पर आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि धर्म की नगरी कहा जाता है उत्तराखंड को। ऐसे में धर्म की नगरी उत्तराखंड में जब पहुंचेंगे जेपी नड्डा, तो जाहिर तौर पर इससे पहले लगातार वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अपने जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में भी चर्चा का दौर लगातार चल रहा है। अब उत्तराखंड के सीएम धामी ने, इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर उनकी तैयारियां थी और उनका स्वागत किया था, उसी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था। और उसके बाद में जेपी नड्डा के सामने वो कई बड़े दावे करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि पार्टी की जीत को लेकर जो दावे हैं। आगे बढ़ते हुए बात होगी हेमा मालिनी की। आपको याद होगा हेमा मालिनी को लेकर एक टिप्पणी की थी रणदीप सिंह ने एक कैथल में जनसभा को संबोधित करते हुए। सुरजेवाला की उसी टिप्पणी पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़के हैं। उन्होंने कहा, अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरा भारतवर्ष ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे राजनीति नहीं कर पाओगे। तो आप देखिए, हेमा मालिनी पर जो टिप्पणी की गई थी उसके बाद से बीजेपी के तमाम दिग्गजों की ओर से मोर्चा खोल दिया गया। अब लोगों को संबोधित कर रहे थे रणदीप सुरजेवाला, उसी मौके पर हेमा मालिनी को लेकर उनकी तरफ से एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया जिसको तुरंत से बीजेपी ने उठाया। और उसके बाद में बीजेपी के तमाम नेताओं की अगर आप ट्वीट्स को देखें, बयानों को देखें, तो उन्होंने हमला बोलना शुरू किया। और उसके बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए महिलाओं का ये किस तरीके से अपमान करते, महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है। खुद हेमा मालिनी ने भी उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराया था। बिल्कुल, लेकिन जब देखा कि मामला गर्मा रहा है, उनकी तरफ से एक बार फिर ट्वीट किया गया और ट्वीट में सफाई भी पेश की गई। आपको बता दें, सुरजेवाला को नोटिस लेकिन इस पूरे मामले में जारी हो गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भेजा है रणदीप सुरजेवाला को नोटिस। तो उनकी अब जो मुश्किल है वो बढ़ती
बोलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि एक्स पर पोस्ट करके उनकी तरफ से इस पर सफाई भी दी गई, कहा कि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा तो बस कहने का मतलब ये था। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके अपनी सफाई भी पेश कर दी है। रंजना, अच्छा, उन्होंने उसमें एक सेकंड बस रंजना, उन्होंने ये कहा कि हमारी तो बहू हैं, मेरी बात को काट छाट कर बीजेपी की आईटी सेल ने दरअसल अपने एजेंडा के तहत में इसको आगे बढ़ाया है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। रंजना, बिल्कुल, बढ़ते खबरों में आगे देखिए, राहुल गांधी के गढ़ में वायनाड में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रन के समर्थन में जनता से वोट की अपील करते नजर आए। और इस बीच की तस्वीर देखिए, किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी नजर आई, बीजेपी के प्रत्याशियों की बीजेपी के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर मौजूदगी नजर आई। तो केरल के वायनाड सीट से भाजपा उम्मीदवार के यानी कि सुरेंद्र ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान केरल भाजपा अध्यक्ष के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रही। नामांकन से पहले सुरेंद्र ने रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। इस रोड शो को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रोड शो का जवाब माना जा रहा है। और आपको बताते चले कि राहुल इसी सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की दूसरी बैठक हुई। इस बीच राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बीजेपी मुख्यालय में बैठक रखी गई। अगले सप्ताह बीजेपी कर सकती है घोषणा पत्र जारी। आज कांग्रेस का जहां घोषणा पत्र जारी होने की खबरें मिल रही हैं, वहीं बीजेपी अगले सप्ताह बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी कर सकती है। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी नए वादों के साथ में यहाँ पर सामने आएंगी। जहां कांग्रेस गारंटीज के ऊपर, न्याय के ऊपर फोकस कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 4 जातियों के ऊपर फोकस करती हुई नजर आने वाली है। तो ये बैठक हुई जिसमें राजनाथ सिंह अध्यक्षता करते हुए नजर आए। अगले सप्ताह तक मैनिफेस्टो जारी किया जा सकता है। पूजा, और चलिए बात होगी पंजाब के पूर्व सीएम के अयोध्या दौरे की। चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन किए, कहा मुझे रामलला ने बुलाया तो मैं भी आ गया। देखिए, इस तरीके से नेताओं के अब राम मंदिर में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राम का आशीर्वाद, भगवान श्री राम का आशीर्वाद सियासी तौर पर भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जा पर कृपा भगवान की होई, ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा, तो उन्हें रोक सके ना कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैंने बस अपनी तरफ से उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। पलक, चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। चुनावी मोड में त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा अगरतला में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, कहा त्रिपुरा की सभी सीटें हम जीतेंगे। तो हर पार्टी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त फिलहाल नजर आ रही है और पूरी तरीके से चुनावी मोड में हर पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई चुनावी मोड में अब नजर आए त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा और यहां पर भी उन्होंने सभी सीटें जीतने का आश्वासन दिया। बढ़ते खबरों में आगे, अब भाजपाई हुए गौरव बल्लभ ने कांग्रेस को जमकर घेरा है, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर। सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, ना सनातन विरोधी नारे लगा सकता, ना दे सकता हूं कारोबारियों को गाली, ये वल्लभ का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में कहा, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से पार्टी का संपर्क टूटा। अगली खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के शरद और अजित पवार गुट को नसीहत दी है। हमारे 19 मार्च के आदेश का पालन हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अजित पवार गुट अपने विज्ञापनों में सूचना लिखे। घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बीच शरद गुट के नेता और कार्यकर्ता खुद को शरद पवार गुट कहें, ये कहा गया है और नसीहत दी गई है। घड़ी की जगह तुरही का इस्तेमाल की जाए। दोनों के चुनाव चिन्हों को लेकर ही नसीहत दी गई और उसका पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से याद दिलाता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम की बात होगी, जहां से राजीव चंद्रशेखर ने अपना नामांकन भरा है। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे, बीजेपी के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। तो देखिए, राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है और ऐसे में एस जयशंकर भी उनके नामांकन के दौरान में वहां पर मौजूद रहे। और देखिए, खास बात यह है कि राजीव चंद्रशेखर को भी आपने काफी एक्टिव देखा होगा इस बार की मौजूदा सरकार में, चाहे छात्रों का यहाँ वापस आना हो, जो लोग फंसे हुए थे उनको चाहे वापस लाने की बात क्यों ना रही हो, कई इस तरह के जो ऑपरेशंस रहे सरकार के, उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका रही। और इस बार चुनावी मैदान में तिरुवनंतपुरम से उतरे हैं और चुनावी प्रचार लगातार जोरों पर है। इस बीच नामांकन की प्रक्रिया उनकी पूरी हुई। विदेश मंत्री जयशंकर उनके साथ में मौजूद रहे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सीपीएम ने जारी किया घोषणा पत्र। बड़ी जानकारी है, यूएपीए और सीएए हटाने का वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। तो अब हर पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र की तैयारी चल रही है। कहीं पर घोषणा पत्र जारी हो चुका है, कांग्रेस का आज होना है, बीजेपी का आने वाले सप्ताह में हो जाएगा, लेकिन सीपीएम ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमें यूएपीए और सीएए को हटाने का वादा किया गया है।
बढ़ती खबरों में आगे बात जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ेंगी, वाहिद रहमान श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे, फयाज मीर उत्तरी कश्मीर से लड़ेंगे चुनाव। तो पीडीपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और फयाज मीर उत्तरी कश्मीर से चुनाव लड़ेंगे। तो महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ेंगी। अगली खबर, दमोह के दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो उनके द्वारा किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि इस बार हम छिंदवाड़ा की सीट भी जीतने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी चुनावी रैलियों का आगाज हो चुका है, रोड शोज का आगाज हो चुका है। दमोह के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे। इस बीच उनके द्वारा सीट जीतने का वादा किया गया, सीट जीतने की ओर कॉन्फिडेंट वो नजर आए, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करते हुए वो नजर आए। चलिए बात करेंगे एमवीए में आई रार की तकरार की, जो कि सामने आ रही है। मुंबई की कमजोर सीटें ही कांग्रेस को देना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। कांग्रेस को मुंबई की ऐसी ही सीटें देना चाहते हैं जिन पर वो कमजोर हैं। इनमें से एक सीट उत्तर मध्य मुंबई की है तो वहीं दूसरी उत्तर मुंबई की। देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर काफी खींचतान नजर आई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने पास रखना चाहते हैं। पहले आपको याद होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो रहा था, उस दौरान में कहा जा रहा था कि हमें जितनी सीटें पिछली बार हमने चुनाव लड़ी है उतने पर हम इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अब अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है मध्य प्रदेश में। हालांकि चाहे बात एनडीए की हो चाहे एमवीए की हो, परेशानी दोनों के लिए, लेकिन एमवीए का संकट ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। और उसकी वजह यह है क्योंकि ये तकरार और रार सामने आ रही है, जो कि जाहिर तौर पर अच्छी नहीं है गठबंधन के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच अब बात होगी मणिपुर की। मणिपुर में हिंसा के बीच सबसे मुश्किल ये चुनाव है। बीजेपी एनपीएफ जीत सकती है एक एक सीट। लोग बोले चुनाव नहीं, शांति चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा क्या कुछ हालात मणिपुर में हो गए थे। छावनी में तब्दील मणिपुर हो गया था। लेकिन अब लोगों का कहना है कि हमें चुनाव से ज्यादा मतलब नहीं, हमें वहां की शांति से, अमन चैन से मतलब है। चुनाव हो लेकिन हमारे लिए शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। बढ़ते खबरों में आगे कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी को आपको बताते हैं। संदेश खाली पीड़ितों का 1% सच भी शर्मनाक है। हिंदुस्तान खबर इस वक्त मेरे साथ और इसी हेडलाइंस के साथ इस खबर का यहाँ पर जिक्र है। कोर्ट ने कहा अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार है। तो बताते चले आपको कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को संदेश खाली हिंसा पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अगर किसी भी नागरिक की सुरक्षा खतरे में है तो यह पूरी तरह से सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी है और हिंसा से जुड़ी बातें अगर 1% भी सच है तो ये शर्मनाक होगा। साक्षी, अगली खबर, केजरीवाल की भगत सिंह अंबेडकर के साथ में तस्वीर, विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने इसे अफसोसजनक बता दिया है। अब आतिशी का इसके ऊपर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री संघर्ष के प्रतीक हैं और इसी वजह से फिलहाल ये तर्क उनके द्वारा दिया जा रहा है। फिलहाल आप वो वीडियो संदेश देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी का, जिसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। एक तरफ BR अम्बेडकर की तस्वीर है तो दूसरी तरफ आपको भगत सिंह की तस्वीर नजर आ रही होगी। अब अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जो कि जेल में बंद हैं, उनकी तस्वीर भगत सिंह के साथ में लगाई गई और ऐसे में बीजेपी इसको अफसोसजनक बता रही है। वहीं आतिशी के द्वारा इसके ऊपर तर्क दिया गया है। केजरीवाल की भगत सिंह और अंबेडकर के साथ में तस्वीर लगाकर लोगों के बीच में जाहिर तौर पर जो संवेदनाएं हैं, जो सेंटीमेंट हैं, उसे प्रवाहित करने की कोशिश की जा रही है कि ये देखिए एक ने संविधान के लिए काम किया, एक ने देश की आज़ादी के लिए काम किया और अब अरविंद केजरीवाल देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के बीच के टकराव की बात होगी। राजनिवास ने लिखा गृह मंत्रालय को पत्र, हुकूमत ने किया पलटवार। तो देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि उपराज्यपाल और दिल्ली की सरकार के बीच में जो गतिरोध है वो वक्त वक्त पर सामने आता रहा और इस बार फिर से उपराज्यपाल दिल्ली सरकार में टकराव की स्थिति फिर से पैदा हुई। हुकूमत ने किया पलटवार। इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर उपराज्यपाल कई दफा उनके कामकाज को लेकर सवाल उठा चुके हैं, उनके कामकाज के तरीके को सवाल उठा चुके हैं और अब राजनिवास ने लिखा है गृह मंत्रालय को पत्र भी और उसी पे हुकूमत ने पलटवार भी किया। और अब बात होगी यूपी, आपको बता दें एसटीएफ की, जिसको बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिलते हुए 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों ने हिजबुल मुजाहिदीन से ट्रेनिंग ली थी। नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। तो बड़ी जानकारी है, यूपी एटीएस को मिली है बड़ी कामयाबी। नेपाल में
नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश उनके द्वारा हो रही थी। 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बिल्कुल, और एटीएस ने बताया है कि तीनों आतंकियों के पास से 2 पाकिस्तानी और 1 भारतीय पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी एटीएस ने नेपाल सीमा के पास हिजबुल प्रशिक्षित 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कई दस्तावेज बरामद किए गए। हालांकि जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बताते चले कि एटीएस ने मंगलवार की रात सोनौरी बॉर्डर के पास से पाकिस्तान के मोहम्मद अल्ताफ भट्ट, सैयद गजनफर, इरफानाबाद के साथ ही जम्मू कश्मीर के नासिर अली को दबोचा है और तीनों के खिलाफ लखनऊ स्थित एसटीएफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इसे लेकर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश की तरफ से भी जानकारी शेयर की गई है और एटीएस को कई दिनों से खुफिया जानकारी मिल रही थी, ये बताया गया है। और कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक आईएसआई की मदद से नेपाल के रास्ते से भारत में घुसने वाले हैं। इनकी मंशा भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देना है और इस सूचना के आधार पर एटीएस की गोरखपुर की फील्ड इकाई की सतर्कता बढ़ाकर तीनों की सीमा को सील करते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और चलिए अब आपको अपडेट करते हैं फ्लाइट्स को लेकर। दिल्ली अहमदाबाद की जो फ्लाइट है वो रद्द हुई है। दिल्ली रायपुर की फ्लाइट भी रद्द हुई है। दिल्ली वैंकूवर फ्लाइट 3 घंटे लेट चल रही है और दिल्ली से लगभग 8:30 बजे ये फ्लाइट रवाना होगी। इसके अलावा मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट की बात करें तो वो भी रद्द हो गई है। मुंबई कोलकाता फ्लाइट भी रद्द हो गई है। मुंबई हैदराबाद फ्लाइट भी रद्द हुई है। मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट भी रद्द हो गई है। तो ये फ्लाइट्स को लेकर अपडेट। काफ़ी फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिनमें दिल्ली वैंकूवर की बात करें तो वो 3 घंटे लेट है। इसके अलावा बात अगर करें मुंबई से बेंगलुरु फ्लाइट की तो वो फ्लाइट भी रद्द हो गई है। तो जाहिर तौर पर कहीं पर उड़ान में देरी तो कई फ्लाइट्स रद्द हो गई। जैसे मुंबई कोलकाता की फ्लाइट भी रद्द हुई। और अब बात होगी कोर्ट केस की। आज कौन कौन से केस जिन पर सुनवाई होने वाली। सबसे पहला मामला है यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने का मामला। असंवैधानिक घोषित करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। दूसरा मामला है बाहुबली सपा नेता उदय भान सिंह की जमानत का मामला। उदय भान सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला। तीसरा मामला है दिल्ली जल बोर्ड के फंड से जुड़ा हुआ फंड जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होगी। चौथा मामला जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई होनी है। उमर अब्दुल्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक की मांग है। पांचवा मामला 1984 सिख दंगों से जुड़ा हुआ दोषी सज्जन कुमार और बलवंत खोखर की जमानत पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। दोनों दोषियों की जमानत पर सुनवाई होगी। छठवां मामला है बंगाल सरकार ने अदालत की अवमानना के आदेश को खंडपीठ को चुनौती दी है। खंडपीठ में आज इस पर भी सुनवाई होगी। सातवां मामला है वाराणसी का संवासिनी कांड में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के मामले में सुनवाई। 24 साल पुराना ये मामला है, इस पर आज सुनवाई होगी।